हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू टुडेज न्यूज़पेपर रीडिंग। इस इनिशिएटिव को अच्छे से फॉलो करने के लिए दो रिक्वेस्ट। पहला, तो आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर इनिशिएटिव अच्छा लगे तो रेगुलरली आप फॉलो कर पाएंगे चैनल पे आके। सेकंड, आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए। एंड तक देखने से एक बार एटलीस्ट एक वीडियो फुल आप लोग देखेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग बनेगा कैसे न्यूज़पेपर रीडिंग किया जाता है डिफरेंट पेजेस का। ऐसा एटलीस्ट आप लोग एक वीक कंटिन्यू करोगे ना, क्योंकि हर वीक में पेजेस अलग अलग टाइप के आते हैं। तो एक वीक कंटिन्यूस आप लोग सारा वीडियो कम्प्लीटली एंड तक देखोगे ना, तो आपको मोर अवेयरनेस आ जाएगा। ये प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूँ, बाकी चॉइस आपका है। सो ठीक है, अब हम लोग डायरेक्टली न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट पेज में आज का न्यूज़ है कि जगदीप धाकड़ जी, जो कौन है, अपने वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट अपने हैं कंट्री के। पहले वो बंगाल के गवर्नर थे, अभी वाइस प्रेसिडेंट है। वो भी कलेजियम डिबेट में अपना ओपिनियन दिए। उन्होंने कहा कि एनजेक का रिपील जो है वो थोड़ा सा उनके ओपिनियन में गलत रहा, वो ये लेट नहीं है, उनको दोबारा रिवाइव किया जा सकता है। इनका मानना है कि ये पीपल ओपिनियन है, ये पावर ऑफ पीपल को अंडन किया गया जुडिशरी द्वारा एनजेक को हटा के। बिकॉज एनजेक जो एक्ट है, उस एक्ट को पार्लियामेंट में पास किया गया, ऐसा उन्होंने बताया। ये हाईलाइटेड पोर्शन मैंने किया, आप रीड कर सकते हो। इसमें समरी ये दिया है कि एनजेक को पार्लियामेंट ने पास किया, लोकसभा राज्यसभा ने यूनानिमसली। उसके बाद उसको सुप्रीम कोर्ट कैसे हटा सकता है, ये गलत है। बिकॉज हमारे कंट्री में पीपल के वॉइस को प्रेमेसी दिया जाता है, और सारे इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो उनके द्वारा डिसीजन लिया हुआ कैसे कोई सुप्रीम कोर्ट खारिज कर सकता है, एनजेक एक्ट को कैसे खारिज कर सकता है, वो बताया। और फिर ये बताया कि जो कलेजियम सिस्टम है, वो कलेजियम सिस्टम कब इवॉल्व हुआ, वो सेकंड जस्ट केस में 1993 में इवॉल्व हुआ। ठीक है, और प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भी है उसका रिगार्डिंग 1998 में, उनको भी इन्फॉर्मेशन दिया। ये आप याद रख सकते हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर बड़ा इशू क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन हायर जुडिशरी। ठीक है, जो हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। उसमें जो अपॉइंटमेंट ऑफ जुडिशरी का बात है, उसके अंदर दो तीन की केसेस आते हैं। फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, देन एनजेक का बात आता है। सेकंड जज केस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें कलेजियम सिस्टम की बात हो रही है। एनजेक इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज में एग्जीक्यूटिव को एम्पावर किया गया था, कलेजियम सिस्टम को स्क्रैप किया गया था। तो ये सारे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अपॉइंटमेंट जजेस पे मेंस का क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है आने वाले साल में। ठीक है, तो ये आपके अवेयरनेस के लिए मैंने फर्स्ट आर्टिकल पढ़ा। देन इसमें फर्स्ट ज़्यादा स्पोर्ट्स का न्यूज़ है। एक इसमें पाकिस्तान एम्बेसी पे अटैक हुआ, उसका न्यूज़ है। एंड देन आईआईटी जो है वो अपने एडमिशन में क्लास 12 के परफॉर्मेंस को इन्वॉल्व करेगा, वो एक न्यूज़ है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इनको हाईलाइट नहीं किया। फिर एक इंपॉर्टेंट फर्स्ट पेज में एक आर्टिकल है जिसमें इन्होंने साइबर अटैक्स के बारे में बात किया है। साइबर अटैक हमारे GS3 के इंटरनल सिक्योरिटी सिलेबस में आता है, यूपीएससी के, जिसमें इन्होंने फॉरेन स्टेट एक्टर का बात किया है। अब अगर आप सिलेबस ठीक से पढ़ोगे GS3 का मेंस का, उसमें स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर दोनों का बात किया जो टेररिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। तो टेररिज्म में तो लोग इन्वॉल्व होते ही हैं, स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स। बट साइबर अटैक्स भी एक तरह का समझ लीजिए एक न्यू जनरेशन ऑफ वार है। ठीक है ना, जिसमें दूसरी कंट्रीज या दूसरे स्टेट स्पॉन्सर्ड लोग अपने अनलाइक कंट्रीज का या फिर अपने एनिमी कंट्री के सिस्टम को, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करके उनके कंट्री के फंक्शनिंग को हॉल्ट करना चाहती है। ठीक है, उनके लोगों के डेटा को कैप्चर करना चाहती है थ्रू दिस ऑल दिस एफर्ट्स, ताकि सर्विस डिनाइल ऑफ सर्विस भी होता है कि माने जैसे एम्स का वेबसाइट हैक किया गया। इसका दो पर्पज हो सकता है। पहला कि जो लोग उस सर्विस को यूज़ कर रहे हैं वो अवेल ना कर पाए। सेकंड, जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल है वो एक्सट्रैक्ट कर पाए। थर्ड, एक मैसेज दे कि आपका सर्विस हम लोग अटैक कर सकते हैं, खौफ पैदा करें। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। पर आइडिया ये नहीं, आइडिया ये है कि साइबर अटैक से रैम्पेंट हो गया अभी करंट डिजिटल वर्ल्ड में। उसमें फॉरेन स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एज ए कंट्री इंडिया को क्या स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए, वो उस पर डिस्कशन होना चाहिए। और क्या चैलेंजेस इंडिया फेस कर रही है इन दिस डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड, ये दो चीज़ आपको एग्जाम पॉइंट में समझना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक आर्टिकल है जिसमें 6 टीचर हैं इंदौर के अंदर, जिन पे प्रोब चल रहा है कि जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP ने बोला कि वो फंडामेंटलिज्म फैला रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, वो कुछ भी फैला रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, अपने लिए एग्जाम के लिए अभी इम्पोर्टेंट ये है कि फंडामेंटलिज्म किस चीज़ को बोलते हैं। ठीक है, व्हाट इज फंडामेंटलिज्म, इसका हम लोग बात करेंगे। तो ये आपको अवेयरनेस होना चाहिए फंडामेंटलिज्म क्या होता है। किसी भी आइडियोलॉजी को फंडामेंटली प्रमोट करना या उस पर एक्सट्रीम ओपिनियन रखना को फंडामेंटलिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो रिलेवेंट टर्म के बारे में जानना। ठीक है, बिकॉज हम लोग के सिलेबस में कहीं सोसाइटी के बारे में दिया गया है, फिर हमें सिलेबस में वर्ल्ड हिस्ट्री भी है, जहाँ भी कुछ कुछ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ की बात हुई है, सोशलिज्म, कम्युनिज्म। तो फंडामेंटलिज्म भी एक आइडियोलॉजी है
जो आपको अवेयरनेस होना चाहिए, जो जनरली टेररिज्म एक्सट्रीमिज्म की तरफ ले जाती है लोगों को, ठीक है। उसमें टेररिज्म भी आता है। फिर पेज 2 में अपने आते हैं। पेज 2 में इंडिया का ऑयल डिपेंडेंसी रशिया पे बढ़ गया है। रशियन ऑयल इंडिया इंपोर्ट कर रहा है, तो उस केस में यूएस इनवॉइस से पूछा गया इंडिया के डिसीजन के बारे में, तो उन्होंने क्लियरली बोल दिया ये इंडिया का सोवरेन डिसीजन है, जो कि बहुत सही जवाब, क्योंकि इंडिया अपना डिसीजन यूएस और रशिया के रिलेशन के बेस पे नहीं लेगा, अपने नीड के बेस पे लेगा, अपने एडवांटेज के बेसिस पे लेगा, ठीक है। तो ये एक एस्पेक्ट था, कंटेक्स्ट मैंने समझाने का ट्राई किया आपको। उसके बाद आने वाले समय में यूएस जो है मोदी को सपोर्ट करेगा, ऐसा जो बाइडेन ने बोला कि मोदी उनके फ्रेंड है। इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी में यूएस इंडिया को सपोर्ट करेगा, ऐसा ये आर्टिकल है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक कंटेक्चुअली इंपॉर्टेंट था डेवलपमेंट के लिए, तो मैंने बता दिया। फिर स्टेट पेज है वेस्ट बंगाल का, इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ ज़्यादा रिलेवेंट चीज़ें नहीं है, सो स्किप करेंगे। ये भी एक्सप्रेस नेटवर्क का पेज, थोड़ा तो पॉलिटिकल न्यूज़ ज़्यादा है, स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ भी ज़्यादा है, तो इसको स्किप करेंगे। बट इसमें एक इंपॉर्टेंट रिलेशन स्टेटमेंट ये है कि प्रधानमंत्री ने बोला कि इंडिया हैज़ एस्टैब्लिश्ड क्लोज टाइज विद इस्लामिक नेशन सिंस 2014। तो इस कंटेक्स्ट, इसको हेडिंग बना लीजिए आप, ठीक है। इंडिया एस्टैब्लिश्ड क्लोज टाइज विद इस्लामिक नेशंस कंट्री। इसमें एक दो पॉइंट उठा लीजिएगा, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में थोड़ा काम बन सकता है, ठीक है ना, इस आर्टिकल से। ऐसा इतना रेलिवेंट है नहीं, बाकी सब इसमें टाइम पास न्यूज़ है। फिर एक्सप्लेन पेज पे आता है। एक्सप्लेन पेज में एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल इनोवेशन के बारे में दिया, डीजी यात्रा। इस डीजी यात्रा के बारे में क्वेश्चन प्रीलिम्स में डेफिनेटली आ सकता है, साइंस एंड टेक में पूछा जा सकता है आपसे, और इनफैक्ट ये अपने कंट्री में सिविल एविएशन को, मैंने एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट में भी ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है टेक्नोलॉजी। इसे मैंने ईज ऑफ ट्रांसपोर्ट अपने प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को। मैंने फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है ये डीजी यात्रा, जो लोगों के लिए पेपरलेस पैसेज बना रहा है एयरपोर्ट चेक पॉइंट्स पे, जिनमें इनको अपना आईडी कार्ड, बोर्डिंग पास ले आने की जरूरत नहीं पड़ सकती है। ये चीज़ें इवॉल्व हो रही है। तो इसके बारे में ये आर्टिकल में मैंने हाईलाइट कर दिया, रिलेवेंट बातें आप सब पढ़ सकते हो। पर की फैक्ट्स क्या है कि डिजिटल यात्रा इनेबल करता है ट्रैवलर्स को वेरियस चेक पॉइंट ऑफ एयरपोर्ट के पेपरलेस और कॉन्टैक्टलेस प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। ये फेशियल फीचर है, यूजिंग फेशियल फीचर ऑफ पीपल। इसमें क्या है, ऐप आपके पास आएगा, डीजी यात्रा ऐप यहाँ पे मेंशन किया गया है। वो ऐप को यूज़ करके आप पहले अपने बेसिक डिटेल शेयर कर सकते हो अपने इमेज के साथ, ताकि जब एयरपोर्ट पे आप जाओ, आधार बेस्ड वैलिडेशन आपका हो जाएगा उसी टाइम। फिर जब एयरपोर्ट पे आप जाओ तो सिंपल आपका चेहरा रिकॉग्नाइज हो जाएगा, जिसमें आधार में डेटा आपका ऑलरेडी सेव रहेगा, प्लस आपने फोटो भी डाला होगा आपने, उनके मैपिंग से आपका चेहरा आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा, और आप बिना पेपर के एयरपोर्ट पे बोर्ड कर सकते हो। मैंने आप गेट पे ई गेट के थ्रू एयरपोर्ट में एंट्री भी कर सकते हो, और आप मैंने फाइनल बोर्ड के प्लेन को बोर्ड करने तक का सारा काम आप इसमें कर सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक एरियाज, एयरपोर्ट बोर्डिंग तक का सारा काम इसमें कर सकते हो। तो डीजी यात्रा के थ्रू ये एक इनोवेशन है, चेंजेस आने वाला है। मुझे लगता है थोड़ा डिफिकल्टी होगा इनिशियल फेज में, बट इट इज अ गुड इनिशिएटिव। अभी न्यू दिल्ली की टर्मिनल 3 में स्टार्ट कर दिया गया है। पायलट किया जाएगा पहले 7 एयरपोर्ट्स में, दिल्ली, बेंगलुरु, वाराणसी, एंड देन हैदराबाद, कोलकाता, पुणे एंड विजयवाड़ा बाय मार्च 2023। अब ये 3 में, दिल्ली, बेंगलुरु, वाराणसी में स्टार्ट कर दिया गया है। मार्च 2023 तक हैदराबाद, कोलकाता, पुणे, विजयवाड़ा में भी पायलट कर दिया जाएगा, ठीक है। कल ही जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है अपने ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने टर्मिनल 3 में इसको इनॉग्रेट किया, ठीक है। ये कंटेक्चुअल इंपॉर्टेंस होगा, बाकी आप लोग हाईलाइटेड पॉइंट रीड कर सकते हो, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। एंड देन गूजनेक डायनासोर क्या होता है ये समझ लीजिए, बस इतना सही, क्योंकि हो सकता है प्रीलिम्स में कुछ पूछ दिया अचानक से रैंडम से, वैसे चांसेस बहुत कम है, बट एक अवेयरनेस के लिए ठीक है। फिर ईपीएफ वाला न्यूज़ है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एमबीबीएस स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन एडिटोरियल पेज, एडिटोरियल में एक अच्छा आर्टिकल अरुण प्रकाश जी ने शेयर किया है कि इंडिया के पास अगर मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए एक नेशनल स्ट्रेटेजी हो, तो ये हेल्प करेगा इंडिया का सी ब्लाइंडनेस के लिए। अब देखिए, इंडिया के पास एक, इंडिया यूनिकली प्लेस्ड है जोग्राफिकली इंडियन ओशन में एज अ सोर्ड की तरह, ठीक है, पेनिनसुला की तरह, एक सोर्ड की तरह प्लेस्ड है, तो इंडिया को यूनिक अपॉर्चुनिटी मिलता है इंडियन ओशन रीजन में। तो उसको राइटली यूटिलाइज करने के लिए इंडिया का एक मैरीटाइम सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी होना चाहिए, जो इंडिया के स्ट्रेंथ और एबिलिटी को राइटली रिफ्लेक्ट करे। तो उसके ऊपर इन्होंने आर्टिकल दिया है, कोई इंटरेस्टेड है पढ़ सकता है, बस ये कंटेक्चुअल अवेयरनेस भी काफ़ी है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसा पूछेगा नहीं अभी। फिर गुड डेटा के ऊपर आर्टिकल है, इन्होंने बताया है कि एक हमें क्रॉप प्रोडक्शन के लिए कंट्री के अंदर टाइमली एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये एक पब्लिक गुड बना देना चाहिए, जिससे पॉलिसी मेकर्स और किसानों दोनों को फायदा होने वाला है, ठीक है। तो इसके कंटेक्स्ट में आर्टिकल है, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं।
एग्जाम को ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगा। फिर फूड इनसिक्योरिटी पे आर्टिकल है, इसमें फाओ के एक रिप्रेजेंटेटिव ने, कार्लो कैफियरो ने एक ओपिनियन दिया है कि जो फाओ का असेसमेंट ऑफ इंडिया है, क्रिटिसिज्म है इंडिया के लोगों का या और के लोगों का, फाओ का असेसमेंट जो है इंडिया के प्रति, उसके खिलाफ जो लोग अपनी आवाज़ उठा रहे, बोल रहे, गलत सलत बात फैला रहा फाओ, वो गलत है। ठीक है, वो ये एलिगेशन गलत है, क्रिटिसिज्म गलत है, उस पर उन्होंने सफाई व्यक्त किया है, उस पर पूरा आर्टिकल है, कुछ डेटा पॉइंट्स भी है, चाहो तो पढ़ सकते हो, वरना जितना मैंने ये वाला पर हाईलाइट किया उतना ही पढ़ लोगे तो कुछ कंटेक्चुअल क्लैरिटी हो जाएगा। बेसिकली आपको समझना है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बिगर कंटेक्स्ट में, क्योंकि उसमें फाओ का डेटा यूज़ किया गया है बताने के लिए कि इंडिया में न्यूट्रिशनल इनसिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, चाइल्ड मोर्टेलिटी, क्योंकि वो मेनली चाइल्ड हेल्थ पे बेस्ड है, चाइल्ड मोर्टेलिटी, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग। ऐसा उन्होंने बताया कि एक इंडिया में काफ़ी ज़्यादा एक्यूट और क्रॉनिक मेल न्यूट्रिशन फैला हुआ है, जो कि गलत बात नहीं है। तो ये आप चाहो तो रीड कर सकते हो एक अवेयरनेस के लिए, बुरा आर्टिकल नहीं है इसमें से, बस एक या दो पॉइंट नोट कीजिएगा अगर करना पड़े तो। मेन कंटेक्स्ट यही है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी का, फूड सिक्योरिटी का, मेनली फोकस ऑन चाइल्ड न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड हेल्थ। ठीक है, उसके बाद आइडियाज़ पेज है। आइडियाज़ पेज में राम माधव जी ने बताया है अम्बेडकर और सावरकर के बारे में, राहुल गांधी जो समझते हैं वो एकदम सही नहीं है, तो उनका ओपिनियन है, एग्जाम पढ़ने से ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर 1971 वॉर का बात चल रहा है, आर्मी चीफ जो है वो क्लेम कर रहे हैं कि ये जो भी अफवाह फैली है 1971 वॉर के बारे में वो गलत है। तो ये सब अपने लिए रिलेवेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, सब पॉलिटिकल बातें चल रही है, ये भी पॉलिटिकल न्यूज़ है, तो ये कुछ काम का है। फिर ये गवर्नमेंट पॉलिटिक्स पेज है, इसमें इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का बात हो रहा है जो हमेशा न्यूज़ में रहता है, कलीजियन सिस्टम का बात हो रहा है जो हमेशा न्यूज़ में रहता है, पर सब काफ़ी बार चर्चा कर दिए, इन आर्टिकल्स में कुछ एग्जाम के लिए रेलिवेंट है नहीं, पूरा पॉलिटिकल न्यूज़ चल रहा है। ठीक है, फिर आता है रिव्यूज़ इन अबाउट मूवीज़ के कोई देखना चाहते तो रिव्यू पढ़ सकते हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इलेक्शन पेज कम्प्लीटली हम लोग इग्नोर कर देंगे इसको। फिर इकोनॉमिक पेज में देखिए आर्टिकल दिया है कि यूपीआई थर्ड पार्टी ऐप्स को 30% वॉल्यूम कैलकुलेट नॉर्म्स बनाया गया है। ये सब जो भी है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सच इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एनपीसीआई क्या है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई क्या है, उनके क्या क्या फंक्शंस है, क्या क्या उन्होंने इनिशिएटिव्स लिया, वो यूपीआई क्या है, यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस, इनके बारे में आपको अवेयरनेस होना चाहिए। 2-3 टर्म्स है ये सब, इनका अवेयरनेस आपको सही से होना चाहिए, इससे कभी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, उसके बाद अपने आते हैं बैंक क्रेडिट का बात चल रहा है, बैंक क्रेडिट ग्रो हो रहा है, इस बार भी ग्रो किया है, स्पोर्ट 17% ग्रो किया है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन के लिए है, क्योंकि इनका बिगर पिक्चर जो है बाद में बनेगा कि कैसे बैंक स्ट्रगल कर रही है, उनमें क्रेडिट ग्रो हो रहा है पर डिपॉजिट ग्रो नहीं हो रहा है, ये सब फैक्टर तब आएगा, पर अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। डेटा सेंटर्स अट्रैक्ट, इंडिया में डेटा सेंटर जो है $10 बिलियन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया है 2020 से, तो ये अच्छा बात है। कोई बोले इंडिया में डेटा सेंटर्स बनना पॉसिबल नहीं है, चैलेंजेस है, तो आप ये डेटा यूज़ कर सकते हो। डेटा सेंटर्स इन इंडिया हैज रिसीव्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ अबाउट 81,247 करोड़ सिंस 2020। ठीक है, अब इसमें कुछ फैक्ट दिया है, ये आपके अवेयरनेस के लिए अच्छा है। टीयर 2 सिटीज़ में भी ये सब यूज़ किया गया 3%, ये सब अवेयरनेस के लिए अच्छा है, कभी भी यूज़ हो सकता है, पर डेटा सेंटर्स इंडिया में बनने के लिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो गया है, ये अच्छा डेटा पॉइंट है, ये आप यूज़ कर सकते हो, साइंस एंड टेक में, इकोनॉमी में, कहीं यूज़ कर सकते हो। फॉरेस्ट रिजर्व बढ़ गया, ये तो अपने सब जानते हैं। हाँ, अब साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी क्या होता है, इसको समझना है। अभी हम लोग डीजी यात्रा के अंदर इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। डीजी यात्रा क्या है, एक ऐसा ऐप है, प्लेटफॉर्म है, जिसके थ्रू हम लोग पेपरलेस और कॉन्टैक्टलेस एयरपोर्ट में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं टिल द बोर्डिंग, फ्रॉम एंटरिंग द एयरपोर्ट टिल द बोर्डिंग ऑफ द फ्लाइट। ठीक है, तो एक इनोवेशन टेक्नोलॉजी है, इसमें आपको साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने हाईलाइट किया है कि फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी क्या होता है, वो यहाँ पढ़ लीजिए, इसमें नहीं है तो गूगल में पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, द वर्ल्ड पेज है, इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ तूफानी न्यूज़ नहीं है, सब टाइम पास है। पाकिस्तान में न्यूज़ चल रहा है, बिडेन रशिया यूक्रेन के ऊपर, बिडेन ने कुछ ओपिनियन दिया, प्रतिक्रिया दी, उस पर कहानी चल रहा है। WHO ने कुछ बोला कोविड को लेके, यूके में रेसिज्म के ऊपर कुछ कमेंट दिया गया, जी ने यूयू चीफ को बताया कि जो प्रोटेस्टर स्टूडेंट्स हैं जनता नहीं है, सफाई दे रहे हैं वो। नेपाल में पॉलिटिकल लीडर सिटीजनशिप बढ़ते हुए, उस पर न्यूज़ है। अब ये जो मौना लोआ जो है, हवाई में जो एरप्ट हुआ है वोल्केनो, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो, वो अब उसको रोकने का एक आसान काम नहीं होगा, तो वो इरप्ट हो गया, तो उसके अलॉन्ग जो चैलेंजेस आए हैं उस पर थोड़ा इन्होंने लाइट डाला है। एग्जाम्पल डिटेल इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मोना लोआ का नाम इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो है वो इंपॉर्टेंट है, और जनरली लावा वावा क्या होता है, टाइप ऑफ वोल्केनो क्या होता है, जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, वो सब एग्जाम के लिए रिलेवेंट बन जाते हैं। ठीक है, फिर स्पोर्ट्स पेज है, इसमें एग्जाम पॉइंट जो ऑब्वियसली कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस क्रिकेट का पहले बात चल रहा है। पाकिस्तान ने इंग्लैंड का 657 रन जो है टेस्ट मैच में
उसके रिस्पॉन्स में कॉन्फ्रेंस स्टार्ट दिया, 181 पे 0 था पाकिस्तान का। उसके बाद जैक्सन ने ज्वाइन किया पार्टी सौराष्ट्र को जिताने के लिए। शेल्डन जैक्सन का बात हो रहा है, सौराष्ट्र बैट्समैन, विजय हजारे ट्रॉफी जीत गया महाराष्ट्र के खिलाफ। उसके बाद शूटिंग का कुछ जानकारी है, 4 थ्रो इन रोज का जानकारी है। ओके, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, नथिंग इम्पोर्टेंट। फिर कतर फीफा वर्ल्ड कप में तूफान मचा दिया भाई, स्पेन को हरा के जापान ने। जापान जीत गया और राउंड ऑफ 16 पहुंच गया। तो ये जर्मनी की हार के बाद ये एक और ऐतिहासिक हार है। फिर साउथ कोरिया ने हराया पोर्तुगल को, वो भी एक बड़ा हार है पोर्तुगल के लिए। तो ये भी एक अवेयरनेस है, देखिए इस काइंड ऑफ डेवलपमेंट हैपनिंग इन फीफा वर्ल्ड कप। एक अलग ही वाटरशेड हब सेट का मूवमेंट चल रहा है, वो सब जानकारी दिया है कि जर्मनी से बाहर हो गया तो अब जर्मनी के लिए क्या नेक्स्ट, वो सब जानकारी इस आर्टिकल में दिया है। तो यही दोस्तों आज के न्यूज़पेपर रीडिंग में था। आई होप आपको पढ़ के अच्छा लगा हो। तो आज जैसा आप देख सकते हैं कुछ ज़्यादा नहीं था, पहला 2 पेज में न्यूज़ ही था, मैंने एडवर्टाइजमेंट था। उसके बाद कुछ काम का न्यूज़ आना स्टार्ट हुआ है यहाँ से। सो मोस्ट ऑफ द न्यूज़ आर रिपीटेड। आई होप आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही इनिशिएटिव को फॉलो करते रहिए, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, यूपीएससी की जर्नी को एंजॉय कीजिए। बेस्ट विशेष।